Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing book 8. Children, this is your SST book. And the name of your book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So today we are going to start with chapter number 8. And the name of the chapter is Challenging the Caste System. Here you have to name the great person who said this famous quote. If I will find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. So किसने कहा था? This you have to find. In ancient India, caste system came about as a division of work in society. So ancient India में जो caste system था, उसने society को divide कर दिया था. But later on, caste became permanent and one could not change one's caste. So कुछ समय के बाद कास्ट परमानेंट हो चुका था और कोई भी अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता था. इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स मेंबर्स बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट बिगेन इल ट्रीटिंग पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट. सो कुछ साल जैसे से बीते गए, जो मेंबर थे जो हायर कास्ट के थे, उन्होंने जो है लो कास्ट के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली दिस बिकेम अ सोशल प्रैक्टिस, जिसकी वजह से ये जो है एक सोशल प्रैक्टिस बन गया. दिस कास्ट सिस्टम डिवाइडेड द नेशन इनटू मेनी ग्रुप्स व्हिच मेड नेशनल यूनिटी डिफिकल्ट. सो इस कास्ट सिस्टम ने जो है बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, जिसके बाद नेशनल यूनिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गई. मेनी रिफॉर्मर्स इन द 19th century took on the responsibility of eradicating caste system. बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे 19th century में, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कास्ट सिस्टम को खत्म करने की. लोअर कास्ट ऑफ नेशनल सोसाइटी, पीपल हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम द लोअर कास्ट इन इंडियन सोसाइटी. सो वो लोग जो मार्जिन लाइन में है वो जो है लोअर कास्ट कहलाते हैं. एंड दे आर ऑफन रिफर्ड टू बाय द डिफरेंट नेम्स लाइक दलित, हरिजन एंड शूद्र. इन लोगों को इन सारे नामों से बुलाया जाता है. टुडे they are known as scheduled castes and scheduled tribes. अब इन्हें scheduled caste और scheduled tribes बुलाया जाता है. Scheduled tribes include people living in a certain area cut off from the mainstream society, generally in forests and hills, which with their own ways of life and norms. So ये जो scheduled tribes के लोग हैं, ये mainly foot hills means forest में रहते थे या hills में रहते थे, और ये अपनी खुद की एक life और नॉर्म्स को फॉलो करती थी. दे लिव इन द क्लोज लिंक विद द नेचर, ये नेचर के पास रहा करते थे. दीज पीपल आर टर्म्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द गवर्नमेंट. दिस वाज डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड टू प्रिजर्व देयर नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच वाज वाइटल फॉर द सस्टेनेंस. सो ये इसलिए कहा जाता था, ये जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब जो नाम दिया था वो क्यों दिया था, इसके पीछे एक इंटेंशन था ताकि ये जो ग्रुप है ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, और इस वजह से इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया था. ऑन द अदर हैंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी व्हिच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल्स. लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था till the passing of the law which made it illegal to do so. So जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था. फिर उसके लॉज को पास किया गया जिसके बाद इससे को रोक दिया गया. गांधी जी told the different parts of India to spread awareness among the people on the importance of realizing and accepting the fact that all Indians are equal. So गांधी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी इंडियंस हैं सब इक्वल हैं. मूवमेंट्स अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. द कास्ट सिस्टम हैड 4 centuries been exploitive in nature with the deliberate aim of dominating the untouchables and shoots. ये कास्ट सिस्टम जो है बहुत सेंचुरीज तक चला, जिसमें जो है ये अनटचेबल्स या फिर शूट्स को जो है डोमिनेट किया करते थे. दिस ट्रीटमेंट स्टार्टेड बीइंग क्वेश्चन इन विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश. और ये जो ट्रीटमेंट था वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है क्वेश्चन होने लगा इस पे.
But the most significant reason was the introduction of the Western system of education. लेकिन जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रीजन था वो था वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना, विच मेड इंडियंस एक्वेंटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम. सो जिसके बाद इंडियंस ने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में सीखा एज द इनअलाइनेबल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मैन, वुमेन और चाइल्ड. जो राइट था हर एक इंडिविजुअल का, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या फिर चाइल्ड. So educated Indians started movement in the country to free themselves of foreign rules and to fight the evil of the caste system. So अब ये जो educated Indians थे ये caste system के खिलाफ हो गए और ये जो है जो भी evil उनके साथ होता था इस foreign rule में उसके खिलाफ भी ये लड़ने लगे. With the rise of the industries and the coming of the railways, caste sanctity could not be maintained as people had to interact with each other on their way to the workplace. So जैसे जैसे रेलवेज बढ़े, जो है इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो ये कास्ट सिस्टम से धीरे धीरे खत्म होने लगा क्योंकि लोगों को हर किसी से बात करना होता था जिससे भी वो रास्ते में मिलते थे अपने वर्क प्लेस के. The rise of industrial town further strengthened the tent as new economic activities were open to the people. So नए इंडस्ट्रियल टाउन जो है अब स्प्रेड आउट होने लगे जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी थी, जिसने ओपन किया था बहुत सारे लोगों जो लोग थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे. रिफॉर्मर्स हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. सो कुछ रिफॉर्मर्स हैं जो इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे. विद द राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, some leaders realized that the participation of all Indians were imperative. So जैसे ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में, जो रिफॉर्मर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया कि हर इंडियन का पार्टिसिपेशन जरूरी है. If India had to succeed in her plans of overthrowing the Britishers, so अगर इंडिया को ब्रिटिशर्स को हटाना है, इंडिया से बाहर फेंकना है, तो इसके लिए हर इंडियन को एक होना पड़ेगा. Let's discuss about some of them. The first is the Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is known as the father of the nation, and he is one of the greatest reformers who fight against the caste system. So ये one of the greatest reformers थे जो caste system के खिलाफ लड़े थे. He made the removal of untouchability as part of his constitutive program. इन्होंने untouchability को जो है रिमूव किया था. And as a practitioner of Satyagraha, Gandhi swore to speak the truth and advocated that others do the same. So क्योंकि ये सत्याग्रह को फॉलो किया करते थे तो इन्होंने कहा था कि हमेशा सच बोलो और बाकी लोग भी यही सेम फॉलो करें. गांधी सेट अप द साबरमती आश्रम in Gujarat in 1915. People of all castes were welcome to this ashram. So गांधी जी ने एक साबरमती आश्रम जो है एस्टैब्लिश किया था गुजरात में 1915 में और उन्होंने हर कास्ट के लोगों को यहाँ पे बुलाया था. He started a nationwide campaign against untouchability. उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट कर दिया. He undertook many menial tasks to stress on the dignity of labor and everyone staying in the ashram was expected to do the same. उन्होंने बहुत सारे टास्क जो है असाइन किए थे जो डिग्निटी ऑफ लेबर पे स्ट्रेस था जिसके बाद जो है लोगों को कहा गया कि वहाँ आश्रम में रहे और इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें. He started a paper called Harijan. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था हरिजन. The core focus of this paper was to educate the upper caste into giving up the evil of untouchability. So इस पेपर का मेन मोटो था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है एजुकेट किया जाए. And in 1932 he founded the Harijan Sevak Sangh to undertake promotional activities for the untouchables, such as opening access to public well, roads, schools, temples and cremation grounds. So इन्होंने 1932 में हरिजन सेवा संघ जो है स्टार्ट किया था जिसमें इन्होंने बहुत सारी जो चीजें खोली थी जिसमें पब्लिक वेल्स थे, रोड्स थे, स्कूल्स थे, टेम्पल्स थे और क्रीमेशन ग्राउंड्स भी थे. Now, as we have learned about Mahatma Gandhi, let's learn about B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. So, Dr. B.R. Ambedkar was born in the low caste family. ये lower caste family में पैदा हुए थे.
Having personal experience discrimination, he spent his whole life working for the upliftment of the lower caste. क्योंकि एक लोअर फैमिली में पैदा हुए थे तो उन्होंने उन चीजों को महसूस कर रखा था, उन चीजों को खुद ही फेस कर रखा था, तो वो इन लो कास्ट लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करते रहे पूरे लाइफ. He held the firm view that till caste system continued to exist, the liberation of the outer caste was not possible. So उनका ये मानना था कि अगर जो है कास्ट सिस्टम ऐसे ही चलता रहा और जो है लोगों को एक जैसा व्यवहार नहीं मिला, तो जो लिबरेशन है आउटर कास्ट का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. He started the All India Depressed Classes Federation to make the voice of the depressed class heard. So इन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन को स्टार्ट किया था. Ambedkar opinioned that there should be a separate electoral system for the untouchables and lower caste. So Ambedkar का मानना था कि जो untouchables है, जो lower caste के लोग हैं, उनके लिए separate electoral system होना चाहिए जिसमें ये इलेक्शन कर सकें. He also favored the concept of providing reservation for the Dalits and other religious community. इनका ये मानना था कि जो दलित्स हैं या जो दूसरे कम्युनिटीज हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. In Bombay, he found the Bhakti बहिष्कृत हितकारिणी सभा. इन्होंने वहां पे जाके बहिष्कृत हितकारिणी सभा को फॉर्म किया था in July 1924 for this purpose, and he also organized the Akhil Bharatiya Dalit Varg Sabha to fight against caste oppressions. Dr. B.R. Ambedkar is known as a father of Indian Constitution. Father of Indian Constitution भी कहा जाता है. Ambedkar began to find ways to reach the people to make them understand the problems associated with the prevailing social evils. So इन्होंने बहुत सारे ways ढूंढे जिससे ये लोगों से जाके मिल सके, उनकी problems को समझ सके जो इस सोसाइटी में चल रही, जो भी सोशल एवल्स चल रहे हैं. To make his voice heard to a large audience, he launched a paper called मूक नायक. So इन्होंने अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचाने के लिए एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया जिसका नाम था मूक नायक. And he was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India. जो Constitution of India हम आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, उसके ड्राफ्टिंग कमिटी में ये चेयरमैन के पोस्ट पे थे. When the constitution came into effect in 1950, it clearly abolished untouchability and forbade the practice of it in any form. So 1950 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जो अनटचेबिलिटी था उसे टोटली यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया. अम्बेडकर मेड अ conscious effort to ensure that all Indians are counted as equal in the eyes of the law. So अम्बेडकर ने ये भी कहा कि जो भी इंडियंस हैं वो सारे जो है जो लॉ है उसके आइज में इक्वल हैं. Since independence, the scheduled castes and the tribes have benefited from the reservation policy. So ये जो scheduled caste और tribe है इन्हें reservation मिलती है. Independence के बाद से इन्हें हमेशा reservation मिलती आ रही है. This policy was made an integral part of the constitution by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. So Bhimrao Ambedkar की वजह से ये सब चीजें possible हो पाई. The Constitution lays down general principles for the policy of affirmation against the scheduled caste and the scheduled tribe. ये जो Constitution है इसके कुछ general principles हैं and इसने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं for this scheduled caste and scheduled tribes. The Scheduled Caste and Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 was enacted by the Parliament of India. And to prevent atrocides against scheduled caste and scheduled tribe. So इन्हें prevent करने के लिए acts जो है लिखे गए. Article 17 of the Constitution of India abolishes untouchability and its practice in any form. So untouchability को इसने खत्म कर दिया है Article 17 में. Some other reformers who were against the casteism. So कुछ और reformers जो caste system के खिलाफ थे. The number one is Jyotiba Phule. Jyotiba Phule in 1827 to 90. Jyotiba Phule was one of the prominent social reformer of 19th century in India, and he was born in the Mali caste. So in 19th century के social reformer थे और Mali caste
जो सतारा में है वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे. He was a severe critic of prevailing caste system. He revolted against the dominance of the Brahmin and fought for the rights of. So इन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट्स किए थे और जो भी पीजेंट्स थे या जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए ये लड़े थे. He organized marriages without any priest. बिना प्रीस्ट के इन्होंने मैरिजेस भी ऑर्गेनाइज किए. In 1873, Jyotiba Phule wrote a book, Gulamgiri, and in this book he criticized the various forms of inequalities that existed in our society. So इस बुक में इन्होंने लिखा है जो भी inequalities है उनके बारे में लिखा है, उनको क्रिटिसाइज किया है इन्होंने. In the same year he formed the सत्यशोधक समाज और उसी टाइम पे इन्होंने सत्यशोधक समाज भी फॉर्म किया था. The purpose of the सत्यशोधक समाज was to liberate the people of low caste from the suppression of the Brahmin. So इस समाज का मेन जो काम था वो जो भी ब्राह्मण्स हैं जो वो सप्रेस करते थे इन लो कास्ट के लोगों को उससे बचाना. नेक्स्ट इज M.G. Ranade from 1842 to 1901. Justice M. Mahadev Govind Ranade also, along with Ramakrishna Bhandarkar, was among the most important members of the Prarthana Samaj, and this movement tried to reform the prevailing social evil of child marriage. और ये जो मूवमेंट था इसमें ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने वर्कआउट किया था. It also espoused the cause of widow remarriage and the abolition of caste system. So इसके अलावा ये widow remarriage के खिलाफ भी थे और caste system को भी abolish करना चाहते थे. It also advocated the spread of modern education and was all for the strengthening of Hindu Muslim University. So इनका जो मेन था कि मॉडर्न एजुकेशन को एडवोकेट किया जा सके, स्प्रेड किया जा सके और जो हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसे जो है स्ट्रेंथन किया जा सके. नेक्स्ट इज के वीर संगलिंगम फ्रॉम 1842 to 1990. के वीर संगलिंगम was born in an orthodox Niyogi Telugu Brahmin family of Andhra Pradesh. So ये ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे जो आंध्र प्रदेश में है. And he is widely considered as a man who first brought about a renaissance in Telugu literature as well as the Telugu people. So इसे ऐसा कहा जाता है कि ये पहले वो आदमी थे जिन्होंने जो चेंजेस लाया तेलुगु लिटरेचर में और तेलुगु लोगों में. He was influenced by the ideas of the Brahmo Samaj, particularly those of Keshav Chandra Sen. So ये ब्रह्म समाज जो था उसके आइडियल थे, उससे इन्फ्लुएंस थे और जो केशव चंद्र सेन थे उनसे वो इन्फ्लुएंस थे. He got involved in the cause of social reform. ये social reform के जो cause है उसमें इन्वॉल्व हो गए. In 1876 he started a Telugu journal. 1876 में इन्होंने एक तेलुगु जर्नल स्टार्ट किया एंड रोड फॉर वुमेन जिसमें इन्होंने वुमेन्स के लिए लिखा. ही प्रोपोगेटेड द कॉज ऑफ द लोअर कास्ट. इन्होंने लोअर कास्ट जो था उसके कॉज को प्रोपोगेट किया था एंड एनकरेज्ड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड विडो रीमैरिज. और इन्होंने एजुकेशन वुमेन के लिए जो एजुकेशन था और विडो रीमैरिज था इन्हें एनकरेज किया. ही स्टार्टेड ए स्कूल इन Downs Land Swamp in 1874. Now next is Periyar, which from 1879 to 1973. Following the success of movement to end caste injustice and the reorganization of the Hindu society on the basis of social equality, some reformers from non-Brahmin caste began to challenge Brahminical claims to power. So ये इन्होंने देखा कि जो ये मूवमेंट जो चल रहे हैं वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, तो कुछ रिफॉर्मर्स जो थे वो नॉन ब्राह्मण कास्ट से थे वो ब्राह्मणिकल जो भी चैलेंजेस थे उन्हें क्लेम कर रहे थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर E.V. रामस्वामी, नाइकर और पेरियार. इन्हें पेरियार भी कहा जाता है एज ही वॉज फॉरली कॉल्ड by his followers. उनके followers उन्हें इस नाम से बुलाते थे. He started the self-respect movement. इन्होंने self-respect movement start किया and became a
crusader for the cause of the downtrodden in Tamil Nadu. So जो तमिलनाडु के downtrodden है उनको इन्होंने जो है help की. He was a prominent leader in the Justice Party. ये Justice Party के एक prominent leader थे, the name of which he later changed to the Dravid Kazhagam, जिसका नाम इन्होंने लास्ट में चेंज करके द्रविड़ कज़ागम कर दिया था. The primary objective of the Dravid Kazhagam was to champion the cause of the Dravidians. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था द्रविडियंस के लिए एक चैंपियन कॉज बनना एंड द सोशली बैकवर्ड कास्ट एंड वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. सो इनके लिए वर्क करना और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना. Now let's revise what we have learned. The caste system was based on the type of work one did in early times. Later the system became rigid and based on birth. With the introduction of Western education, reformers started questioning the lot of the untouchables. Development and progress necessitated changes in the caste structure. Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, Jyotiba Phule, M.G. Ranade, K. Veer Sanglingam and Periyar were some noted reformers in modern India. Now let's do the question answer. The first question is briefly describe one effect of the caste system in the Indian society. So caste system का क्या effect है that you have to write here. What were some of the reasons that led to the reformation of the caste system? क्या reasons थे जो caste system था इसके reformations के लिए थे? And who was the founder of the All India Depressed Class Federation? कौन थे इसके founder and what was its aim? Briefly describe the work of Jyotiba Phule in fighting casteism. So casteism से fight करने के लिए ज्योतिबा फुले ने क्या कहा, क्या चीज की? And Jyotiba Phule told he did many works for fighting the caste system, and he also told his wife Savitribai Phule that she can teach the undercaste or lower caste girls, and there were many works that he did. Now answer the following questions in detail. What was the issue of the caste system? Center to the social reforms of the 19th century. Mahatma Gandhi championed the cause of the untouchability. Highlight his efforts to eradicate this evil of untouchability. Why are the depressed castes, Dalits and tribal people referred to as scheduled castes and scheduled tribes? So इन्हें scheduled castes क्यों कहा जाता है और scheduled tribes क्यों कहा जाता है? They are called scheduled tribes because they live near the hills and the forest, and it is believed that they help in the conservation of forest. And they are, the scheduled caste is said as scheduled caste because they are considered as the untouchables of the society. Explain in detail the efforts of the two social reformers of South India to work for the removal of the caste system. So आपको उन दो social reformers के नेम लिखने और उनके क्या क्या works थे, क्या क्या efforts थे, that you have to write. Explain Ambedkar's contribution to caste system. So caste system के लिए क्या क्या efforts थे अम्बेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, that you have to write. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it. You have to complete the exercises that is given to you as homework, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.